जय हिंद दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं लोकनायक समाचार। आज 8 जनवरी 2024, ये दिन नोट कर लीजिए क्योंकि आज एक ऐतिहासिक दिन है। न्याय संहिता को और न्याय की नए और सुनहरे अक्षरों में आज का दिन लिखा जाएगा, क्योंकि आज बिल्किस बानो केस का फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान और कानून की इज्जत रखते हुए बिल्किस बानो को इंसाफ देने का काम किया है। बिल्किस बानो जीवटता की मिसाल, वो मिसाल है जुझारूपन की, क्योंकि 2002 के दंगों में उस महिला ने अपना सब कुछ खो दिया था। उस वक्त बिल्किस बानो की उम्र सिर्फ 21 साल थी। उसके पेट में एक 5 माह का बच्चा था। कुछ दरिंदे उसके घर में घुसते हैं, न सिर्फ उसकी इज्जत तार तार करते हैं, उसके साथ साथ उसकी मां की भी इज्जत तार तार करते हैं। उसकी 2.5 साल की बच्ची को जान से मार दिया जाता है। उसके परिवार में 7 लोगों को मार दिया जाता है। 10 लोग अन्य भी मिले थे, लेकिन 10 लोग अन्य भी मरे थे, लेकिन बिल्किस बानो के परिवार के 7 लोगों को मार दिया जाता है। वो इंसाफ के लिए लड़ती है और दोषियों को उम्र कैद की सजा होती है। लेकिन विडंबना देखिए कि गुजरात सरकार 15 अगस्त के दिन, जिस दिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आह्वान कर रहे थे, एकता, समरसता और विकास के नारे दे रहे थे, उसी दिन गुजरात सरकार उन लोगों को सजा माफ कर देती है। उन लोगों को छोड़ दिया जाता है, रिहा कर दिया जाता है। उसी केस की आज सुनवाई का आखिरी दिन था, आज फैसला आना था और सुप्रीम कोर्ट ने न्याय की इज्जत रखते हुए स्वर्णिम अक्षरों में लिख दिया कि 2 हफ्ते के अंदर उन दोषियों को, उन सभी 11 दोषियों को, जिनको भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने माला पहनाकर स्वागत किया था, मुझे तो नहीं मालूम है कि उन्होंने ऐसा कौन सा काम किया था, कौन सी ऐसी धर्म की रक्षा की थी उन्होंने, ये कौन सा ऐसे झंडे गाड़े थे जो उनको जेल से छूटने के बाद माल्यार्पण किया गया था जिनका। आज उन सभी को 2 हफ्ते के अंदर दोबारा से न सिर्फ सरेंडर करना होगा, बल्कि उम्र कैद की सजा भी पूरी करनी होगी। इसी बारे में बात करेंगे, विचार विमर्श करेंगे। आज कोई सवाल जवाब नहीं, सिर्फ विचार विमर्श। बहुत ही बड़ी घटना थी और बहुत ही बड़ा दिन है आज हम सभी देशवासियों के लिए, सभी भारतवासियों के लिए जो इंसाफ को पसंद करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मुस्तफा चौधरी जी, पत्रकार हैं, समाज सेवी हैं, चिंतक हैं, समाज की चिंता करते हैं, उनसे बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है चौधरी साहब आपका। जी स्वागत वासिल भाई। और तो आज के दिन को, इस स्वर्णिम दिन को आप किस तरह देखते हैं चौधरी साहब? सबसे पहले तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, क्योंकि जिस तरह सरकारें अपना रवैया आजकल अख्तियार कर रही हैं, ये वास्तव में सुप्रीम कोर्ट पर और न्यायपालिका पर ही हमारी जो है निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि वहीं से इंसाफ की उम्मीद है। और आज जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने न्याय बिल्किस बानो को दिया, उस बिल्किस बानो को आपने विस्तार से बताया और ज़्यादा विस्तार में जाने की ज़रूरत नहीं है। वो एक सुपरमैन लेडी, जो एक गरीब परिवार से, ग्रामीण अंचल में, और जिस तरह से उसके साथ बर्ताव किया गया आपने बताया, अक्सर सभी जानते हैं, जिसके सामने ही 3.5 साल की उसकी बच्ची को मारना, उसकी माँ को मारना, उसके परिवार के 7 सदस्यों को उसके सामने कत्ल करना और उसके साथ बर्बरता करना, सामूहिक बलात्कार करना, 11-11, 12-12 बंदे, और 6 माह की वो गर्भवती महिला, किस तरह से उसने दुख झेला है। उसके बाद गुजरात की जो लोकल थाना था, उसने क्लोजिंग रिपोर्ट लगा दी कि ऐसा कुछ हुआ नहीं। उसके बाद केस स्थानांतरण हुआ महाराष्ट्र में, सीबीआई जांच हुई, दोषियों को सजा मिली,
और दोषियों को सजा मिलने के बाद भी सरकार अपनी चालाकियों से, अपनी दगाबाजियों से और एक तरह से कहे अपनी निरंकुशता और एक जो रावण इनके अंदर घुसा हुआ था वो बाज नहीं आया। उसके बाद भी आजीवन दोषी जो 11 बंदे जेल में थे उनको गलत तरीके से उनकी सजा माफ कर दी, और न सिर्फ सजा माफ की, उनको इस तरह फूल मालाओं से स्वागत किया गया मानो कोई बहुत बड़ा काम करके आए। ये एक बड़ी विडंबना है, बड़ी शर्मसार करने वाली घटना है। और बहादुर लेडी बिल्किस बानो ने हार नहीं मानी, वो अपनी लड़ाई किस हद तक लड़ती रही। इस लड़ाई को लड़ने में ये 2002 का मामला है और आज 2024 है, यानी कि 22 साल लगे। और उन सब का शुक्रिया जो सामाजिक एक्टिविस्ट बिल्किस बानो के साथ रहे, इंसाफ परस्त लोग बिल्किस बानो के साथ रहे। वासिल भाई, बिल्किस बानो की ये लड़ाई कोई इतनी आसान तो नहीं रही होगी, वाकई में बहुत मुश्किल। एक जिस तरह से ग्रामीण अंचल की महिला बहुत कठिन उसने लड़ाई लड़ी। केस के दौरान बिल्किस बानो ने 20 बार अपना ठिकाना बदलना पड़ा और उसके बाद सरकार ने उनको छोड़ दिया दरिंदों को। ये वास्तव में बड़ा दुखदाई था। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से आज इंसाफ किया है, ये मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और सरकार को ऐसे दरिंदों पर रहम नहीं करना चाहिए था। और सुप्रीम कोर्ट में भी पूरी तैयारी के साथ गुजरात सरकार लड़ी, यानी कि दरिंदों के पक्ष रखा, और उसके बाद भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो को इंसाफ दिया। मैं बार बार थैंक्स बोलता हूँ सुप्रीम कोर्ट का। जो आज इंसाफ मिला है उनको दोबारा से जेल में डाल जाए, क्या आप इसी से संतुष्ट हैं, या फिर जिस तरह की मांग समय समय पर उठती रही है कि इस तरह के लोगों को जो गैंग रेप करते हैं और इस तरह की मासूम लोगों की जिंदगियां उजाड़ देते हैं, उनकी जिंदगियां खत्म कर देते हैं, उन लोगों को मृत्युदंड दिया जाए, ये उचित है? इसे कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल, मृत्यु दंड मिलना चाहिए था, लेकिन देखो कोर्ट का आदेश है, कोर्ट ने भी अपने हिसाब से जो भी जजमेंट दिया होगा, उनको सजा जो दी वो ठीक है। लेकिन सवाल ये उठता है कि सजा के बाद भी रिहाई क्यों? और एक और बता दूं, ये जो 14 वर्ष जेल के अंदर रहे हैं, इसमें भी उनको कभी पैरोल कभी फरलो के नाम से आधा उनका वक्त जो है बाहर ही गुजरा है। ये बड़ी नाइंसाफ़ी है विक्टिम के साथ। और ऐसी विक्टिम जो महिला है, और हमारी जो वर्तमान सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी जी जैसा आपने बताया, लाल किले की प्राचीर से भाषण दे रहे हैं, महिला सम्मान की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ उन्हीं की डबल इंजन सरकार ऐसे कातिलों को, ऐसे दोषियों को छोड़ रही है। ये वास्तव में बड़ी गलत बात है। और ये कोई एक ही बिल्किस बानो ही केस नहीं है। जहाँ तक मैं बीजेपी सरकार की बात करूँ या दूसरी सरकार भी इसमें कम नहीं है। आपको याद होगा बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, किसका बयान था? जी बिल्कुल। लेकिन ज़्यादा इस सरकार ने कुछ ज़्यादा ही काम कर दिया। अच्छा, कथनी और करनी में आपने अभी जिक्र किया कि बच्चों से गलती हो जाती है। ये मुलायम सिंह यादव जी का बयान था, उन्होंने बयान दिया था, बहुत ही निंदनीय बयान है। उसकी निंदा भी हुई थी, सब लोगों ने निंदा की थी और उन्हें पछतावा भी हुआ था इस पर। लेकिन कथनी और करनी में उन्होंने सिर्फ कहा था। यहाँ करनी ऐसी है, आपको नहीं लगता कि सरकार ने पूरी मदद की है उन लोगों की? सरकार ने उनको पूरा बचाने का आखिरी दर्जे तक, जहां तक गिरा जा सकता था, गुजरात सरकार ने वहां तक गिरकर उनको बचाने की कोशिश की। नहीं, इसमें मेरे लगने की बात नहीं, ये तो सर्वविदित है भाई। इसमें तो ये कोई पर्दे के पीछे काम नहीं हुआ। बाकायदा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा है, अपने फैसले के साथ खड़ी रही गुजरात सरकार के, उनको जो है सही छोड़ा गया, बाकायदा लड़ाई लड़ी। और ये कोई बिल्किस बानो का केस नहीं है। इस सरकार में आप किस को गिनवाऊं? कठुआ आपको याद होगा, कश्मीर के 8 साल की वो बच्ची 8 दिनों तक मंदिर के अंदर रेप हुआ, 8 साल की बच्ची के साथ। और यही पार्टी थी वहां पर, इसी पार्टी के तिरंगा यात्रा, इसी पार्टी के मंत्रियों ने बाकायदा दोषियों के खिलाफ तिरंगा यात्रा निकाली थी। आपको याद होगा हाथरस, वो दलित बच्ची जिसकी कई जगह से हड्डी तोड़ दी गई थी, वो बलात्कार किया था उसके साथ, और प्रशासन ने रात के अंधेरे में उसको जबरदस्ती अंतिम संस्कार कर दिया था। सत्ता प्रिय लोग थे, यही शांति। और उन्नाव आपको याद होगा,
कुलदीप सिंह सेंगर विधायक था इन लोगों का, उस विधायक ने उस बच्ची के साथ कितनी बर्बरता की, उसका बलात्कार किया, उसका शोषण किया, और उसके बाद कोर्ट में मामला गया और कोर्ट में मामले के बाद भी उसके पूरे परिवार को खत्म कर दिया यार सेंगर ने। और पहलवान देख लीजिए आप, पहलवान पार्टी सेंगर के साथ खड़ी रही। सरकार या शासन प्रशासन बिल्कुल आंख मूंदे रहा। इस सरकार में खास तौर से इस तरह के जहां बलात्कार और घिनौने कार्यों के कुकृत्य किए गए हैं, सरकार पूर्णतः उनके पक्ष में खड़ी रही। यदि जो बलात्कारी हैं, जो दरिंदे हैं, वो सिर्फ पार्टी विशेष से जुड़े होने चाहिए। और अभी ताज़ा मामला आप बीएचयू का देख लीजिए। हाँ, बनारस यूनिवर्सिटी के अंदर बीएचयू में क्या हुआ, बाकायदा कैंपस में घुसकर 2-3 बंदे जो है जबरदस्ती बंदूक की नोक पर उसका बलात्कार करते हैं बच्ची का। पदाधिकारी थे और सब ये नहीं देखो, केस यदि किसी ने कर दिया, सरकार दोषी नहीं होती। यदि मैंने या कोई भी अगर कुछ कर देता है, लेकिन सरकार का काम होता है उसको अंजाम तक पहुंचाना, उसको सजा देना। बीएचयू में क्या किया, बच्ची ने शिकायत की, लड़के ने शिकायत की, और वो बाकायदा 3 दिन में पहचान हो गई, पहचान भी हो गई थी उनकी। और पहचान होने के बाद क्या हुआ, छेड़खानी में मुकदमा दर्ज हुआ, उनको छोड़ दिया गया। और उसके बाद चुनाव मध्य प्रदेश राजस्थान चुनाव हुए, मध्य प्रदेश में बाकायदा उनकी ड्यूटी लगी, क्योंकि वो आईटी सेल के पदाधिकारी थे। बाकायदा बीजेपी के लिए उन्होंने प्रचार प्रसार किया। और उसके बाद फिर जब मामला उछला और महिला आयोग सक्रिय हुआ, जो भी उस बच्ची ने अपनी लड़ाई लड़ी, और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद भी बाकायदा कई दिनों तक इंतजार किया कि कोई हमें हरी झंडी दे इनको गिरफ्तार करने की। प्रशासन में इतनी हिम्मत ही नहीं है। बहुत से मामलों में तो हल्के से मामले में जो है जेल में ठूंस देते हैं, उस पर एनएसए लगा देते हैं। और बहुत सी बार देखते हैं जो खास तौर से खुले दोषी होते हैं, जो खुले दोषी होते हैं, बलात्कार और हत्या के दोषी होते हैं, उनको भी पूरी भरपूर छूट देती है। महिला पहलवान थी, पावरफुल आदमी थे, ब्रजभूषण शरण सिंह, चुनाव हुए, उन्हीं का बंदा जिता दिया गया। तो इस तरह की ये सरकार का तो मैं समझता हूँ एक पराकाष्ठा है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद ही मामले जो है संज्ञान में आ रहे हैं। ये सरकार बिल्कुल अपनी हदें पार कर चुके हैं, ऐसा मैं समझता हूँ। अच्छा, पिछली सरकारें होती थी वो दोषियों को बचाने का भी काम करती थी, क्यों पावरफुल लोग ही सत्ता में रहते हैं, पावरफुल लोग अपने लोगों को बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इतने खुले तौर पर और इतने बेशर्मी के साथ कभी किसी सरकार, मुझे याद नहीं पड़ता, कई सरकारें मैंने देखी हैं, इतनी बेशर्मी के साथ कोई सरकार अपने उन लोगों के साथ, दोषियों के साथ खड़ी नहीं हुई। क्योंकि मेरे याद है 2011-12 के अंदर मैं दिल्ली में था। दिल्ली के अंदर आपको याद होगा एक मामला इसी तरह का हो गया था। बस के अंदर वो बलात्कार किया था, दोषियों ने चलती बस में बलात्कार किया था, पूरा देश उबल पड़ा था। और खास तौर से निर्भया कांड की बात कर रहा हूँ पूरा। और उस कांड का सिनेरियो इस तरह से रचा गया था, दोषी था जिन्होंने किया था, उनको सजा भी मिलनी थी, सजा हुई भी, सब काम हुआ, लेकिन उसको इतना बड़ा करके दिखाया गया था, इस तरह से दिखाया गया था कि कांग्रेस ने कराया है वो, और उसका दंश कांग्रेस को झेलना पड़ा। न सिर्फ उससे दिल्ली की सत्ता उसके हाथ से चली गई, बल्कि पूरे देश से, सिर्फ उस एक घटना की वजह से। आज तो ऐसी घटनाएं रोज हो रही हैं। आप क्राइम इंडेक्स देख लीजिए, जहां जहां इन लोगों की सत्ता है वहां पे क्राइम इंडेक्स देख लीजिए आप, कितना जबरदस्त है। आपने कई जिक्र किए, अभी उत्तराखंड में हुआ, उत्तराखंड की एक बेटी के साथ इसी तरह की घटना होती है, उसको मार दिया जाता है, नहर में फेंक दिया जाता है उसको। फिर बाद में दोषियों को बचाने के लिए, साक्ष्य मिटाने के लिए आनन फानन में उसके घर पर बुलडोजर चला दिया जाता है ताकि साक्ष्य मिट जाए। तो इस तरह की सरकार तो हमने नहीं देखी। सरकारें कोशिश करती हैं, सरकार में अच्छे बुरे सब तरह के लोग होते हैं, लेकिन यहाँ आपने भी एक जिक्र किया, मेरा विरोध है उस शब्द पर, आपने जो जिक्र किया कि रावण, उनके वो जो रावण जैसे लोग, रावण ने एक गलती की थी, बहुत बड़ी गलती थी, सीता माता को उठा करके ले गया था, वो बहुत बड़ी गलती थी और उसकी सजा भी उसने पाई। लेकिन सीता माता की इज्जत बरकरार रही, उसने पूरा सम्मान दिया, अशोक वाटिका के अंदर वो रही और उनको पूरा सम्मान दिया। वो रावण ने कोई उसके बाद ऐसी घटना नहीं की, क्योंकि रावण एक प्रकांड विद्वान भी था, उसको ईश्वर का डर भी था, उसके अंदर सब चीजें थी।
रावण ने, मैंने रावण का जिक्र इसलिए किया क्योंकि एक बुराई के प्रतीक के रूप में उसको देखा जाता है। हाँ बिल्कुल, ये यहाँ ये आपने ठीक कहा कि उसे बुराई के प्रतीक के रूप में देखा जाता है, लेकिन वो इतना भी बुरा नहीं था। हमारे अंदर तो उससे भी कई सौ गुना ज्यादा रावण बैठे हैं, छुपे बैठे हैं, और इनके अंदर वो खुले हैं। हमारे अंदर छुपे बैठे हैं, इनके अंदर तो खुले हैं बिल्कुल। जिस तरह से, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी घटना है, जिस तरह की घटना ये है बिल्किस बानो की, ये बहुत बड़ी घटना है, शर्मसार कर देने वाली। अच्छा, इसी बीच एक खबर आती है अभी कि मोनू मानेसर को, जो गो रक्षा के नाम पर मानव हत्या करता है, खुलेआम आतंकी है, जिंदा जलाया 2 शख्स को। अरे वो आतंकवादी है, खुलेआम उसकी वीडियोस आते हैं। उसके पास ना तो उन हथियारों के लाइसेंस हैं, और इतने बड़े बड़े हथियार जो सिर्फ जंग के हालात में दिए जाते हैं वो उसके पास रहते हैं, उन हथियारों को रखता है। उसकी वीडियोस सब जगह उपलब्ध है, गोलियां चलाते हुए उपलब्ध है। ठीक, उसको बेल मिल जाती है, क्योंकि पहले कांग्रेस सरकार थी राजस्थान के अंदर, अब वापस भाजपा की सरकार बन चुकी है। उसको वहां से, इनके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, बेल दे देना, पैरोल पे छोड़ देना, केस खत्म कर देना, इनके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं। तो उसको भी इस तरह से बेल मिल गई है, तो इसे कैसे देखते हैं आप? बता तो भाई, ये इस सरकार के लिए कोई नई बात नहीं है। सरकारें दूसरी भी भेदभाव करती थी, करती हैं, लेकिन इस तरह खुला शायद आज तक किसी ने ना किया। इतना खुला तो यार समझ में नहीं आता कि सरकार चाहती क्या है। और बार बार सुप्रीम कोर्ट जो है फटकार लगा रही है। आप इतिहास उठा करके देख लिए, जितने भी मैंने मामले गिनवाए, कठुआ हो, आपका लखीमपुर खीरी हो, जो किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी थी, लेकिन सब में सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद ही कार्रवाई हुई। लखीमपुर खीरी में बाकायदा वीडियोज हैं, राह चलते किसानों पर किस तरह से टैनी ने गाड़ी चढ़ाई, और उसके बाद केस तक दर्ज नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद केस दर्ज हुआ, वो जेल गया, फिर उसको बेल दे दी गई। उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसकी बेल को खारिज किया, दोबारा जेल में जाना पड़ा। तो ये सरकार तो खुला कर रही है भाई। और आपने इसका जिक्र किया क्या, मोनू मानेसर कुछ इस तरह के केस होते हैं जिसमें हिंदू मुस्लिम का एंगल होता है, क्योंकि वो मरने वाले मुस्लिम थे और गौ हत्या का मामला था। इस तरह के मामलों में तो हिंदू मुस्लिम और ध्रुवीकरण की राजनीति बीजेपी करती है। लेकिन ध्यान रहे आप, यदि बलात्कारी या जितने भी कोई गुंडाई हैं, यदि वो बीजेपी से जुड़े हैं, और विक्टिम भले ही हिंदू है या मुसलमान है, कोई भेदभाव बीजेपी नहीं करती। इस बात को आप भूल जाइए कि मुस्लिम विक्टिम मुस्लिम हो तभी बीजेपी ऐसा करती है, नहीं। हाथरस, लखीमपुर खीरी, और आपका उन्नाव, बनारस, BHU और दिल्ली की पहलवान, ये बिल्कुल भेदभाव नहीं करती सरकार। बस सिर्फ इतना होना चाहिए, सबका साथ सबका विनाश। देखो, सबका साथ सबका विनाश क्या, बस जो बीजेपी से जुड़ा हुआ है उसका विकास, और बाकी सामने कोई भी आए। ये गलतफहमी है कुछ लोगों की कि एक धर्म विशेष का दिमाग ठिकाने लगा रहे हैं। नहीं, जो भी इनसे टकराएगा उसका दिमाग बिल्कुल सेट करने पर तुले हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। आखिर जिस तरह ये राम राज्य की बात कर रहे हैं, अयोध्या में बड़ी प्रतीक्षा के बाद राम मंदिर बन रहा है, बीजेपी उसको भुनाने में लगी हुई है। अच्छी बात है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से राम मंदिर बन गया। सभी हिंदू भाइयों को मैं भी बधाई देना चाहता हूँ, लेकिन काम रावण के ना किए जाएं। सिर्फ मंदिर बना करके और आप काम रावण के करते रहो और गुणगान राम का करते रहो, ये तो बड़ी गलत बात होगी ना फिर। चलिए खैर, आपने इन सभी मुद्दों पर अपनी बात रखी। अब ये जनता के पाले में है, आप भी सुरक्षित रहिए, इन लोगों से बचकर रहिए, क्योंकि समाज को बांटने में, समाज को खराब करने में इन लोगों का बड़ा भला होता है। आपका भला नहीं होता, हमारा भला नहीं होता है। मैं आपको आखिरी बात बता देना चाहूँगा इस वीडियो के अंदर कि जो हमारे पार्लियामेंटेरियन होते हैं, जो MP बनकर जाते हैं, उनको हम इंग्लिश में लॉ मेकर्स कहते हैं। बिल्कुल लॉ मेकर, कानून बनाते हैं वो लोग।
उन्हें कानून तोड़ने के लिए नहीं भेजा जाता है, कानून बनाने के लिए भेजा जाता है। तो मेरे हिसाब से तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ही आखिरी रास्ता बचा है। हाई कोर्ट में भी इस तरह के फैसले आ रहे हैं जिससे बड़ी शर्म आती है जिनको देख करके, सुन करके, क्योंकि बिना तथ्यों के, बिना किसी आधार के उन लोगों को उनके पक्ष में फैसला कर दिया जाता है। तो अब सुप्रीम कोर्ट पर ही सिर्फ आस है। जो लॉ मेकर्स हैं उनसे तो कोई आस उम्मीद नहीं रही नहीं, क्योंकि विपक्ष वालों की सुनते नहीं। आप लॉ मेकर बता रहे हैं सांसदों को, वास्तव में वो कानून बनाते हैं। लेकिन आप जो सांसदों पर केस दर्ज हैं उसको देख लीजिए, 1/3 सांसद ऐसे हैं जिन पर बड़े खतरनाक केस हैं। तो किसके लिए कानून बनाएंगे? ये हमारी भी तो गलती है, जनता की। वो अपने पक्ष में बनाएंगे ना। अपने बलात्कार, हत्या, लूट सब केस तो हैं सांसदों के ऊपर, तो हम उनसे उम्मीद क्या कर सकते हैं? लास्ट उम्मीद आज का टाइम सिर्फ सुप्रीम कोर्ट है, और भला हो सुप्रीम कोर्ट का कि बहुत मामले उसे पलटे हैं, हाई कोर्ट के भी, और सरकार तो। अच्छा, ये सॉरी टू इंटरप्ट यू, ये 2024 की तैयारी तो नहीं है कहीं? नहीं, 2000 दरअसल मामला ऐसा हो गया, ऐसा हाईजैक सरकार कुछ लोगों के दिमाग को ऐसा हाईजैक कर रहे हैं, ऐसा ब्रेन वॉश कर रहे हैं कि कुछ भी उल्टे सुल्टे भी करें तो सरकार के पक्ष में ध्रुवीकरण हो जा रहा है। ये वास्तव में सोचने की बात है। 2024 की तो तैयारियां हैं ही, उसमें तो निश्चित रहिए राम मंदिर काफ़ी अहम भूमिका निभाएगा, वो भले ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा हो। और जिस तरह मानू मानेसर को छोड़ना, और ये जो जिन दरिंदों का हम जिक्र कर रहे हैं 11 का, इनके छोड़ने पर किस तरह पब्लिक ने उनको, पब्लिक तो नहीं कहूँगा, जो भी कारकुन होंगे बीजेपी के उनसे जुड़े हुए, जिस तरह फूलों से स्वागत करना, ये चुनाव से एक दिन पहले हुआ था ये। हाँ, और उसके बाद गुजरात में पूर्ण बहुमत से सरकार का आ जाना, तो ये लोग भी शायद सोचने का विषय है, हम जा किस तरफ रहे। खैर, मेरी आप सभी से यही अपील है कि आप लोग कानून का पालन करें, कानून की रक्षा के लिए आवाज़ उठाएं, पीड़ित के साथ खड़े हों, अन्याय के खिलाफ खड़े हों। यही आप सबसे अपेक्षा है, यही उम्मीद है हमारी इस वीडियो को अगर आपको पसंद आती है तो शेयर करें, लाइक करें हमारे चैनल्स को। सबसे बड़ा थैंक्स जिसको बोलना था हम उसे भूल गए, सुभाषिनी अली, क्योंकि ये जो आज जो इंसाफ मिला है सुभाषिनी अली की वजह से मिला है, क्योंकि उन्होंने ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी बिल्किस बानो की तरफ से। बिल्किस बानो बहुत लंबी लड़ाई लड़ चुकी थी, हारी थकी, जैसे भी बेचारे जो सामाजिक एक्टिविस्ट हैं, सुभाषिनी अली हैं और भी कई हैं, मेरे नाम अभी लेने का समय नहीं रहा, तो उनका भी बहुत बहुत थैंक्स सुभाषिनी अली का, और जो उनके इस पूरी लड़ाई में बिल्किस बानो का साथ दिया। और जो उनके वकील रहे हैं, जो लोग भी रहे हैं, अगर किसी ने घर पर बैठ कर के भी उसके लिए दुआ की है, प्रार्थना की है, क्योंकि यहाँ बात धर्म की नहीं है, हिंदू मुसलमान या किसी सिख ईसाई की बात नहीं है। बात, मेरा मानना हमेशा से ये रहा है कि समाज में दो ही पक्ष होते हैं, एक होता है हक और एक होता है नाहक। एक जो सच के साथ खड़ा है, वो चाहे श्री राम है, कृष्ण है, या अली है, हजरत अली, या कोई भी हसन हुसैन है, वो कोई भी है, गुरु गोविंद सिंह जी हैं, वो हक के साथ हैं। और जो दूसरा पक्ष है, वो चाहे रावण है, वो यजीद है, या फिर कोई और है, ये सब सिर्फ दो ही पंथ हैं दुनिया के अंदर, दो ही समाज हैं, सच और झूठ, हक और नाहक। तो आप देख लीजिए, आप सोचिए कि आप किसके साथ खड़े हैं, आप किसके पक्ष में हैं। मैं एक शेर के साथ इस वीडियो ख़त्म करूँगा। मैदान में आ गए हो तो अब खुल के बात हो, मैं तो अली के साथ हूँ, तुम किसके साथ हो, तुम किसके साथ हो। अलविदा, शुक्रिया। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।